वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं कुछ टेस्ट सीरीज हिंदी से आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आगामी उत्तराखंड के कांस्टेबल, वीडियो वीपीडीओ और आने वाले सभी एग्ज़ामों में इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। आइए चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आया है कि मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो याद रखिएगा कि जो मित्रता शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा आपको देखने को मिलेगी। आप जानते हैं भाववाचक संज्ञा एक अमूर्त संज्ञा के रूप में जानी जाती है, अर्थात जिसे आप लोग देख नहीं सकते हैं उसे ही आप लोग कहते हैं अमूर्त संज्ञा। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि एक मुहावरा आप लोगों से पूछा गया है कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसे थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 82 का क्या आंसर रहेगा। तो याद रखिए, धन नष्ट हो जाने के उपरांत भी सेखी का न जाना, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है सेखी। सेखी से तात्पर्य हम लगा सकते हैं कि भाई जो आपका अभिमान है या डींगे मारना जिन्हें आप लोग कहते हैं, उस परिदृश्य में इस शब्द का अर्थ हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मन में दुख, क्रोध, हर्ष आदि भावों को की तीव्रता व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या अगर आपसे पूछा जाए भाई क्रोध, दुख को प्रकट करने के लिए कौन सा चिन्ह यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो आपको कुछ चिन्ह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसमें से आप कहेंगे ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है अपने मन में आए दुख, सुख, क्रोध, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कोई आया है। वाक्य में कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम का भेद है। ठीक है, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कोई आया है, आप जानते हैं भाई वाक्य से ही आपको प्रकट हो रहा है कि किसी अनिश्चित चीज़ की बात कही जा रही है, यानी इनमें से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आपके अनिश्चित वाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर रहेगा। हम कहते हैं वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करिए। अब तद्भव शब्द का चयन करना है तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कपूर इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि आकाश आप लोग कहते हैं तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द आप लोग कहते हैं आसमान। दूसरा है प्रकाश जिसका तद्भव शब्द आप कहते हैं रोशनी। अगला है समुद्र, समुद्र का तद्भव शब्द आप लोग कहते हैं सागर या सिंधु। ठीक है, हम कहते हैं तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो के त्यों हिंदी में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। इसे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वे शब्द जो बिना विकृत हुए ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आप कहते हैं तत्सम शब्द। ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नीचे यहाँ पर आपको दे दिया गया है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन सा है। अब मूल स्वर पहचानने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल स्वर है कौन सा। तो याद रखिए, मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। और आप जानते हैं यहाँ पे ऊ क्या है, आपका मूल स्वर के भीतर आता है। हम कहते हैं भाई हिंदी के आपके अ, ई, उ और री ही 4 ऐसे हैं जो मूल स्वर के भीतर रखे गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उपसर्ग से निर्मित निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आपको इसमें थोड़ा बहुत यह देखना पड़ेगा कि भाई पहले उपसर्ग होते क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपसे उस उपसर्ग की बात कही जाए तो वे जो शब्द के पूर्व में लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा
प्रतिकूल। देखिए हम कह रहे हैं भाई उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और साथ ही साथ कह रहा है कि भाई किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अब यानी हम सब अगर चेक करते हैं तो हम कहते हैं पहला आपका प्रारंभ यानी प उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, दूसरे में प्रसिद्ध यानी प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और तीसरा हम कहें प्रमेय, यहाँ पे प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो ऑप्शन सी है यहाँ पे प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा व्यंजन ओष्ठ नहीं है। ठीक है, यानी आपसे पूछा भाई उच्चारण दृष्टि से आपका कौन सा व्यंजन ओष्ठ नहीं है। यानी आप लोग जानते हैं आपके वर्ग होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनकी शॉर्टकट ट्रिक होती है KTM DO। आप कहते हैं लास्ट आपका होता है प वर्ग जो ओष्ठ में आता है, और आप कहते हैं यहाँ पर जो प वर्ग है प में आपके जो शामिल नहीं है वो आपको साफ यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका ऑप्शन ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम कह रहे जो ध यहाँ पे आया हुआ है ये आपका त वर्ग का है जो दंतोष्ठ के भीतर आपको देखने को मिलेगा, जो दंत में आप लोग कहते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर रखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्येष्ठ का विपरीत क्या है। अब ज्येष्ठ आप लोग जानते हैं ज्येष्ठ का जो यहाँ पे विपरीत अर्थ होगा वो होगा कनिष्ठ, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्धविराम का चिन्ह पहचानिए। अब फिर से एक चिन्ह से आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अर्धविराम है इसका चिन्ह आपको पहचानना है। तो अर्धविराम का जो चिन्ह निकल के आया है एक डॉट और एक कॉमा, आप कहेंगे ऑप्शन बी। आप और भी चिन्ह यहाँ पे देख लेते हैं जो आए हुए हैं। लास्ट वाले से शुरू करते हैं, सबसे सरल की ओर चलते हैं, यानी डी जो आपका है सबसे सरल है जिसे आप कहते हैं कोष्टक। दूसरा आप कह रहे हैं यहाँ पे सेकंड आ रहा है विस्मयादिबोधक, यानी सी वाला विस्मयादिबोधक में आ जाएगा। और फर्स्ट जो आप कह रहे हैं सिंगल जो कॉमा आपको देखने को मिल रहा है ये आपके अल्प विराम की ओर आ जाएगा। ठीक, इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगर एक सिंगल डंडा हो तो उसे आप पूर्ण विराम कहते हैं। अगर एक छोटा सा डैश अगर इस प्रकार से हम यहाँ पर कर दें तो ये आपका कहलाता है योजक चिन्ह, और अगर थोड़ा सा हम बड़ा डैश कर दें तो ये आपका कहलाता है निर्देशक चिन्ह। ऐसे बहुत सारे चिन्ह आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे जिन्हें आप लोग अपने नोट्स कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। अब भ्रमर जो शब्द है ये भौरे के लिए प्रयोग किया जाता है, और अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को देखें हम कहेंगे भाई जो भौरा अलिंद जो आपको देखने को मिलते हैं ये आपके पर्यायवाची हैं मिलिंद के। ठीक है, तो हम कहते हैं भ्रमर शब्द का पर्यायवाची है मिलिंद शब्द। इसके लिए हम कहते हैं भौरा, मधुकर, अली, भृंग, ऐसे अनेक सारे पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे। अब यहीं पे कुछ अन्य ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जो रसाल यहाँ पर कहा गया है ये आम का पर्यायवाची है जिसे आप अमृत फल या पिक बंधु भी कहते हैं। दूसरा हम कह रहे हैं कि वैश्वानर आपको देखने को मिल रहा है ये हम कहते हैं आग का पर्यायवाची है, और अगर आग के अन्य पर्यायवाची देखना चाहें तो हम अनल, पावक, क्रसाणु, हुतासन, सूची, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे एक और रह जाता है अम्बक। अगर अम्बक के पर्यायवाची की बात कही जाए तो हम कहते हैं नेत्र का पर्यायवाची है जिसमें हम कहते हैं नेत्र, लोचन, चक्षु, चयन, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेट में पाँव होना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है मुहावरा, तो हम जानते हैं भाई अत्यंत छली या कपटी होना इसका हम राइट आंसर मानते हैं, यानी ऑप्शन बी। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कर्मधारय समास। अब थोड़ा सा अगर हम बाकी क्वेश्चन की ओर यानी बाकी ऑप्शन की ओर देखना चाहें तो हम कहते हैं जो आपका द्वंद्व समाज है, द्वंद्व समाज में दोनों ही पद प्रधान रहते हैं, वो एक दूसरे के विपरीत देखने को मिलते हैं। तत्पुरुष समाज में हम कहते हैं उत्तर पद प्रधान रहता है, और बहुब्रीहि समाज में हम कहते हैं आपका तीसरा पद प्रधान रहता है। ठीक है, जैसे आप दशानन का भी देखते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलता है भी। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि देखी गई है? तो यहाँ पे हम कहते हैं निर्निमेष शब्द में विसर्ग संधि आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम वागीश देख लें तो वागीश में हम लोग कहते हैं कि आपके व्यंजन संधि देखने को मिलेगी। दूसरा जलौमी में भी हम गुण संधि यहाँ पर देखने को मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु नासिका पथ से बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है, या उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक व्यंजन के नाम से उन्हें हम लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उपसर्ग प्रत्यय से पूछा गया है। इसमें से हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्यय है, आपसे पूछा रहा है कि भाई जो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से प्रत्यय कौन सा है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें से आपको जो पहचानना है वह है प्रत्यय, और प्रत्यय जो यहाँ पर राइट रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, इक प्रत्यय। ऐसा कुछ आप यहाँ पर इसको डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था शब्द के प्रारंभ लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, जो शब्द के पीछे लगेंगे वो आपके प्रत्यय। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चारण स्थान के आधार पर चौ किस वर्ग में आएगा? अब ये उच्चारण स्थान का दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगर हम वही ट्रिक KTM 2 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड वर्ग चौ वर्ग आता है, और टी के आधार पर यानी टी हम कह देंगे आपका ताला पे। ऑप्शन सी ही यहाँ पे आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो याद रखना कि 98 का जो आंसर रहेगा वो आपका सी रहेगा। अगले चलते हैं भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि होगी? हम जानते हैं भारतेंदु का अगर हम संधि विच्छेद करें भारत धन इंदु होगा, और अगर हम इस हिसाब से इसको लगाएंगे तो हम इसे गुण संधि की ओर राइट मानेंगे, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी गुण संधि इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। जो नियत समय से पहले या पीछे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, असामयिक। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।